विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधी आंकड़ों एवं जानकारियों को संगठित करके किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है बच्चों कि विश्व की जो जलवायु है वो समूचे विश्व की जलवायु एक समान नहीं है। अलग अलग स्थानों की जलवायु अलग अलग प्रकार की होगी। और जलवायु के जो मुख्य तत्व होते हैं बच्चों वो कौन कौन से होते हैं। एक तो वहाँ का तापमान किस प्रकार का है, ठीक है, वहाँ का तापमान किस प्रकार का है। दूसरा वहाँ पर वर्षा किस प्रकार की है, कितनी वर्षा हो रही है, किस समय हो रही है, गर्मियों में हो रही है, सर्दियों में हो रही है, साल भर हो रही है, किस प्रकार, या फिर बहुत कम ना के बराबर हो रही है। तो वर्षा किस प्रकार की है, तापमान कितना प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और उसी के आधार पर हम ये देख सकते हैं बच्चों कि वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति वहाँ पर पाई जाती है। क्योंकि बच्चों कि जिस प्रकार की जलवायु होगी उसी प्रकार की वनस्पति वहाँ पर पाई जाएगी। तो जो वनस्पति होती है वो जलवायु के हमें बताती है कि किस प्रकार की जलवायु वहाँ पर होगी। तो वनस्पति का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को फैक्टर करके हम विश्व की जलवायु देख सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं कि उस क्षेत्र की जलवायु इस प्रकार की है। अच्छा बच्चों, यह भी देखना होगा कि जलवायु का वर्गीकरण का आधार क्या है। क्या वास्तव में वर्तमान में जैसी जलवायु वहाँ पर पाई जाती है वो जलवायु जैसी है उसी तरीके का वहाँ पर वर्गीकरण करना, या फिर यह देखना कि वहाँ पर जो जलवायु है वो क्यों है, वहाँ उसके क्या कारण हैं, या फिर उसके दूसरे जो कारणों पर हम देखेंगे। इस तरीके से हम यह भी देखेंगे कि वर्गीकरण का आधार क्या है। तो हम ये सब जानने के लिए उनके संबंधित जो आंकड़े हैं, उनकी जानकारियां हैं, उनको एकत्र करने का प्रयास करेंगे, इकट्ठा एक जगह पर लाने का प्रयास करेंगे। उसी से हम क्या होगा, विश्व की जलवायु का अध्ययन कर सकते हैं। इन आंकड़ों को आसानी से समझने व उनका वर्णन और विश्लेषण करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों में बांटकर संश्लेषित किया जा सकता है। छोटे छोटे टुकड़ों में उनको संश्लेषित कर सकते हैं। जलवायु का वर्गीकरण 3 वृहद उपगमनों द्वारा किया गया है, आनुभविक, जननिक और अनुप्रयुक्त। 3 प्रकार से यहाँ पर जलवायु का जो वर्गीकरण है वो 3 उपगमनों के द्वारा कर सकते हैं। पहला है बच्चों आनुभविक विधि। यह प्रत्यक्ष रूप से वहाँ जैसा जिस स्थान पे हम जा रहे हैं, जिस स्थान की जलवायु का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका वर्गीकरण कर रहे हैं, तो वहाँ जिस प्रकार की प्रत्यक्ष रूप से जो जलवायु है उसको देख कर के यदि हम करें तो यह आनुभविक विधि होगी। यह प्रत्यक्ष निरीक्षक पर आधारित होती है। जैसे तापमान के औसत मान कि वहाँ पर किस प्रकार का तापमान है, वहाँ का एवरेज किस प्रकार का है, वर्षण का औसत मान, एवरेज रेनफॉल किस तरीके की है, वहाँ पर औसत वर्षा किस प्रकार की है, वनस्पति का स्वरूप, वनस्पति किस तरीके की है। तो यह सब क्या है, आनुभविक है। ये सब क्या है बच्चों, अनुभव। वहाँ जाकर के प्रत्यक्ष निरीक्षक से पता चलता है कि ये सब इस तरीके से है, तापमान इस तरीके से है, वर्षा इस तरीके से है और वहाँ की वनस्पति इस तरीके से है। यदि इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हुई तो वहाँ की जलवायु इस प्रकार की हुई। यह विधि के द्वारा यदि हम वर्गीकरण करें तो उसे कहते हैं आनुभविक विधि। दूसरा है बच्चों जननिक विधि, जिसमें जलवायु के तत्वों की उत्पत्ति के कारकों का विश्लेषण होता है कि वहाँ पर जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो क्यों पाई जाती है, उसके क्या कारण हैं। उन कारणों को यदि हम देखें तो उस विधि को कहते हैं जननिक विधि। और तीसरी है बच्चों अनुप्रयुक्त। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए यदि हम वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु वर्गीकरण कर रहे हैं जिसमें हमारा कोई उद्देश्य निहित हो तो हम उसे अनुप्रयुक्त विधि कहेंगे। तो हम देखते हैं बच्चों इसी के बाद कोपेन का वर्गीकरण। अब बच्चों यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि जो कोपेन महोदय थे जिन्होंने अपना सबसे पहला जो वर्गीकरण सन 1900 में दिया था, 1900 ईस्वी में दिया था, और बाद में उन्होंने उसमें काफ़ी चेंज किए थे और सबसे पहला 1918 में उन्होंने व्यवस्थित रूप से अपना वर्गीकरण दिया था। हालांकि बच्चों ये आगे चलकर 1954 तक भी जाता है और लगातार इसमें परिवर्तन होता हुआ देखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से व्यवस्थित रूप से इन्होंने 1918 में अपना पहला वर्गीकरण दिया था, ठीक है। और
कोपेन महोदय ने, बच्चों कोपेन महोदय ने ही सबसे पहले जलवायु वर्गीकरण के बारे में व्यवस्थित रूप से बात करी थी, ठीक है। और उनका जो वर्गीकरण था वो किस प्रकार का था? आनुभाविक प्रकार का था, जिसमें बच्चों जिसमें मात्रात्मक प्रयोग भी था, सांख्यिकी विधियां भी थी, ठीक है। और यह एक सरलीकृत वर्गीकरण है, सरल है, अध्ययन की दृष्टि से यहां पर ये कार्य कर सकते हैं, अर्थात इसके द्वारा हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, मानचित्र का निर्माण कर सकते हैं कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर, और हम रेखांकित कर सकते हैं कि यह क्षेत्र इसमें है और यह क्षेत्र इसमें है। इस प्रकार से यह बिल्कुल सरल है, सरलीकृत है, साधारणीकृत की प्रक्रिया से जलवायु के एक आयाम को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल साधारण प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, जलवायु के एक आयाम को प्रकट कर सकता है, जिससे कि हम बता सकते हैं कि यह इस तरीके से है। यह वर्गीकरण मार्गदर्शक है, वह प्रेरक का कार्य करता है। शुरुआत में इन्होंने दिया था, हालांकि बच्चों इसमें कमियां हो सकती है, शुरुआत में कोई कार्य करते हैं तो उसमें कमियां हो सकती है, लेकिन इन्होंने मार्गदर्शक का कार्य किया, इन्होंने रास्ता बताने का कार्य किया, इन्होंने प्रेरक का कार्य किया कि किस प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ों के उसमें सुधार किए जा सकते हैं। तो बेस का काम इन्होंने कोपेन महोदय ने यहाँ पर किया था। और किस प्रकार से वर्गीकरण किया विश्व की जलवायु का, वो हम देखते हैं। कोपेन का वर्गीकरण डी कैंडोल, ठीक है, डी कैंडोल नामक वनस्पति शास्त्री थे, उनके वनस्पति मानचित्र से प्रेरित सन 1900 में दिया था। 1918 में उनका संपूर्ण विकसित हुआ था, यह वर्गीकरण 1918 में विकसित हुआ था। और सबसे पहला जो वर्गीकरण दिया था कोपेन महोदय ने वो 1900 में दिया था। और किससे प्रेरित था? डी कैंडोल नामक एक व्यक्ति थे जो कि क्या थे? वनस्पति शास्त्री थे, और उन्होंने वनस्पति मानचित्र दिया था, विश्व का वनस्पति मानचित्र, अर्थात किस स्थान पर किस प्रकार की वनस्पति या पेड़ पौधे जिसे हम कहते हैं वो पाई जाती है। तब उन्होंने इसके बारे में विचार किया। ये 1874 की घटना है। तो डी कैंडोल महोदय ने जो वनस्पति का मानचित्र दिया था 1874 में दिया था, ठीक है, 1874 में। और उसके बाद में कोपेन महोदय ने 1900 में पहला वर्गीकरण दिया, और वास्तविक रूप से उसका विकास जब हुआ 1918 तक हुआ, लेकिन बाद में 1954 तक भी उसका विकास दूसरे रूपों में हमें देखने को मिलता है। लेकिन वास्तविक रूप से जो हम इसका अध्ययन कर रहे हैं 1918 वाला जो वर्गीकरण है उसी का ही हम अध्ययन कर रहे हैं। अब वर्गीकरण के आधार क्या है बच्चों, कि किस प्रकार का इन्होंने वर्गीकरण किया, उसके कौन कौन से आधार हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो आधार होता है, सर्व प्रमुख जो आधार होता है वो कौन सा होता है बच्चों? अक्षांशीय स्थिति, अर्थात वो स्थान किस अक्षांश पर है, भूमध्य रेखा पर है या मध्य अक्षांशीय पर है या फिर ध्रुव पर है, या फिर इससे कितना अपना दूरी बनाए रखता है। तो किस प्रकार के अक्षांश पर है, किस स्थान पर है, तो उस क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति इन्होंने सबसे पहले देखी। और होनी भी चाहिए कि आखिर में हम भूगोल के विद्यार्थी हैं, तो भूगोल में स्थान महत्वपूर्ण होता है। भूगोल के केंद्र बिंदु में क्या है बच्चों? स्थान है, ठीक है। तो स्थान सबसे पहले महत्वपूर्ण यहां पर इन्होंने कोपेन महोदय ने किया। दूसरा है बच्चों तापमान, दूसरा है बच्चों तापमान। अब तापमान बच्चों, किस स्थान का तापमान कितना प्राप्त हो रहा है, यह भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तापमान के बाद में ही दूसरे प्रकार के भौतिक गुण विकसित होते हैं। तापमान से ही आर्द्रता, तापमान से ही दाब आदि चीजें, सभी प्रकार की जो चीजें हैं वो तापमान पर निर्भर होती है। इसलिए इन्होंने तापमान को सर्व प्रमुख रूप से यहां पर माना। और इसमें भी औसत वार्षिक तापमान, वार्षिक रूप से उस स्थान का एवरेज टेम्परेचर कितना है एनुअली, ठीक है। मासिक तापमान मंथली कितना है। ग्रीष्मकालीन अधिकतम, जब गर्मियों में बच्चों हम देखते हैं मौसम बदलता है, तो गर्मियों में अधिकतम कितना हो सकता है या फिर सर्दियों में न्यूनतम कितना हो सकता है, यह चीजें इन्होंने देखी। क्या क्या चीजें देखी, दोबारा से देख लेते हैं कि तापमान के अंदर औसत वार्षिक तापमान, मासिक तापमान, ग्रीष्मकालीन अधिकता और शीतकालीन न्यूनता, यह चीजें इन्होंने यहां पर देखी, जिसका अध्ययन हम आगे देखेंगे। लेकिन उनका आधार इस प्रकार का यहां पर था। इसके बाद देखते हैं वर्षण, कि वहां पर किस प्रकार की वर्षा हो रही है। इसके अंदर औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल रेनफॉल, ठीक है,
जो किस प्रकार का औसत रूप से वार्षिक कितनी वर्षा प्राप्त हो रही है, साथ ही माध्य मासिक वर्षा जो महीने की यदि हम एवरेज बात करें वो कितनी प्राप्त हो रही है, मौसमी वर्षा व मौसमी शुष्कता। मौसमी जैसे भारत जैसे देशों में बच्चों यदि बात करें जहां पर मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है, वहां पर हर महीने लगभग वर्षा प्राप्त नहीं होती, साल के कुछ समय में ही वर्षा प्राप्त होती है। तो हम उसे किस प्रकार से देखेंगे, तो वो उनको देखने का तरीका यह होगा कि मौसमी वर्षा कितनी हो रही है या फिर मौसमी शुष्कता वहां पर कितनी प्राप्त हो रही है। तो यह वर्षन में उन्होंने देखा। और चौथा है बच्चों वनस्पति, क्योंकि जलवायु प्रदेश के सीमांकन के लिए वनस्पति के स्वरूप को आधार माना। जलवायु जो प्रदेश उन्होंने बनाए उनके सीमांकन के लिए वनस्पति का स्वरूप किस प्रकार का है, क्योंकि वनस्पति ही जलवायु को प्रदर्शित करती है। उस क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है, यह शुद्ध रूप से यदि हम प्रत्यक्ष रूप से देखें बच्चों तो वहां की वनस्पति को ही देखा जा सकता है। यदि हम आंख बंद करके यदि कहीं पर चले जाएं, अर्थात हम कोई हमें चित्र में ये बता दे कि यहाँ इस प्रकार की वनस्पति मिलती है, तो हम तुरंत बता सकते हैं कि यह वनस्पति उस जलवायु प्रदेश की होगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वनस्पति सीधे तौर पर जलवायु का द्योतक होती है। और यह है बच्चों जो प्राकृतिक वनस्पति अपने प्रकृति के आधार पर उगती है। और वनस्पति किस पर आधारित होती है, वनस्पति आधारित होती है तापमान पर, वर्षण पर, ठीक है। तो ये सब चीजों पर आधारित वनस्पति का स्वरूप हम जिस प्रकार से देख लेंगे तब उसकी क्षेत्र की जलवायु को हम अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। कोपेन का वर्गीकरण आधार का विश्लेषण किस प्रकार से है, कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए। प्रमुख जो जलवायु समूह है उन्होंने 5 बताए थे, जिनमें से 4 तापमान पर व 1 वर्षण पर आधारित था। तो 4 जो जलवायु प्रदेश बनाए वो तापमान पर थे और 1 उन्होंने वर्षण पर बनाया। इस वर्गीकरण में प्रथम स्तर पर 5 वृहद जलवायु प्रदेशों को अक्षांशीय स्थिति, तापमान के मूल्यांकन और वनस्पति का स्वरूप के आधार पर निर्धारित किए। जो प्रथम हम देखेंगे बच्चों, इसके 3 स्तर, मुख्यतः 3 स्तर थे। इन्होंने जो वर्गीकरण के मुख्यतः 3 स्तर बनाए, ठीक है। एक बड़ा स्तर, एक छोटा स्तर और एक उससे छोटा स्तर। ये उसी प्रकार से है बच्चों जैसे कि विश्व देशों में बटा हुआ है, ठीक है, और देश राज्यों में बटे हुए हैं, राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जैसे कि हमारा जो भारत देश है वो विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है, राज्य जिलों में, जिले तहसील में या ब्लॉक में, या फिर उससे छोटी इकाई गांव हो सकते हैं। उसी प्रकार से वर्गीकरण यहां पर करते हैं। तो यहां पर मुख्यतः 3 स्तर इन्होंने रखे हैं। पहले स्तर पर जो इन्होंने बांटा है वो 5 वृहद जलवायु प्रदेश इन्होंने बनाए थे। पहले स्तर पर 5 वृहद जलवायु प्रदेश बनाए थे, जिन्हें किस आधार पर बांटा, उनकी अक्षांशीय स्थिति, तापमान का मूल्यांकन और वनस्पति का स्वरूप। इस आधार पर 5 प्रमुख समूह जो कि प्रथम स्तर पर थे उन्होंने बांटे। इसके लिए संकेतकों का प्रयोग भी किया गया है। इसलिए इसके लिए संकेतकों का प्रयोग किया है, जिसे बड़े अक्षर में ABCD, ठीक है, इस प्रकार का इन्होंने यहां पर प्रयोग किया। द्वितीय स्तर पर वर्गीकरण का आधार वर्षण के स्तर पर है कि वहां पर वर्षा किस प्रकार की हो रही है, यह इनका दूसरा स्तर था। अब ये प्रथम स्तर के जो समूह थे उसी के अंदर दूसरा स्तर काम करेगा, ठीक है। जैसे कि बड़ा ग्रुप A है और A के अंदर ही AF, AM, AW और AS। तो यहां पर जिसका द्वितीय स्तर आया उसका आधार क्या है, वर्षण, वहां पर किस प्रकार की वर्षा हो रही है इसका अध्ययन भी हम यहां पर करेंगे। और तृतीय स्तर पर यह पुनः तापीय दशा पर है, जिसे ABCD का इन्होंने नाम दिया कि जो दोबारा से वहां पर किस प्रकार का ताप वहां पर प्राप्त हो रहा है उसे स्मॉल ABCD का नाम दिया। इस प्रकार कोपेन के त्रिस्तरीय वर्गीकरण में वनस्पति, वर्षण और ताप मुख्य आधार है। कोपेन के जो त्रिस्तरीय वर्गीकरण है उसमें वनस्पति, वर्षण और ताप ये मुख्य आधार यहां पर है। बच्चों इस टेबल के द्वारा हम देख सकते हैं कि उन्होंने यहां पर समूह A जो था उसे नाम दिया गया उष्ण कटिबंधीय, B था उसे शुष्क जलवायु, C कोष्ण शीतोष्ण, D शीतल हिमवन जलवायु, E शीत।
इसके अलावा बच्चों उन्होंने एच भी दिया था, ठीक है, जो कि उच्च भूमि को दर्शाता है। यहाँ पर 5 के अलावा ये छठा भी दिया था जो कि बाद में उन्होंने ऐड किया था, ठीक है। जो एच या उच्च भूमि जो हाइट्स पर जो पाए जाते हैं, ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है, वो उच्च भूमि को इन्होंने एच का नाम दिया था। ए के अंदर के जो लक्षण है वो क्या है, सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। जो एक समूह होगा उस क्षेत्र समूह की जो लक्षण है वो क्या है, सभी महीनों का औसत तापमान, सभी महीनों का जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। अर्थात ये कौन सा क्षेत्र होगा, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। हम सब जानते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही इस प्रकार का तापमान प्राप्त हो सकता है, इसलिए इसे क्या नाम दिया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु, जिसे इन्होंने किस सिंबल से दिखाया बच्चों, ए, कैपिटल ए। इसके बाद है बच्चों कैपिटल बी, जिसका नाम दिया शुष्क जलवायु। यहां पर शुष्क जलवायु है, अर्थात यहां पर जल कम पाया जाता है। जलवायु कैसी है, शुष्क है। वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता, वर्षण की तुलना में, अर्थात वर्षण कम है और विभव वाष्पीकरण अधिक है। अर्थात पौधों को जो जल की प्राप्ति है वो कम होती है, पौधों को अपनी आवश्यकता से कम जल मिलता है और उस क्षेत्र को क्या नाम दिया, शुष्क जलवायु। तीसरा है कोष्ण शीतोष्ण। सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक। सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान बच्चों, सर्वाधिक ठंडे महीने का जो तापमान है, जैसे कि हमारे यहाँ पर सर्वाधिक ठंडे महीना भारत में या उत्तरी भारत की बात करूँ विशेष रूप से, तो यहाँ पर दिसंबर या जनवरी, विशेष रूप से जनवरी होता है। तो सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम मध्य अक्षांशीय जलवायु। यदि 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो बच्चों ये तो इसमें आ जाएगा, इसीलिए 18 डिग्री सेल्सियस से तो कम होगा लेकिन 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। तो यहाँ पर यूँ भी कह सकते हैं 3 से 18 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर होगा और मध्य अक्षांशीय यहाँ पर जलवायु प्राप्त होगी। डी है शीतल हिमवन जलवायु। वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 तापमान से 3 डिग्री नीचे, अर्थात -3 तक यहाँ पर पहुँच जाता है। -3 तक भी यहाँ पर ये और ज़्यादा ठंडा प्रदेश है, और ज़्यादा ठंडा क्षेत्र है, जिसे डी का इन्होंने नाम दिया, कैपिटल डी इन्होंने लिखा। और जो ई है बच्चों, कैपिटल ई, यहाँ पर कैपिटल ई है, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। सभी महीने, अर्थात वहाँ की जो गर्मी होगी, इस क्षेत्र के जो जलवायु, ई क्षेत्र की जो जलवायु है वहाँ पर गर्मी होगी, उस गर्मी में भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहेगा। सर्दी में तो नीचे रहेगा ही रहेगा बच्चों, लेकिन गर्मी में भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा, अर्थात यहाँ पर तापमान बिल्कुल न्यून पाया जाता है। और जो H है उच्च भूमि, ये ऊंचाई के कारण शीत अवस्था में रहता है और काफ़ी ऊंचाई पे पाए जाते हैं। यहाँ की जो वनस्पति अलग प्रकार की होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने समूहों को लक्षणों के आधार पर विभाजित किया। अब पहला है बच्चों समूह ए, उष्णकटिबंधीय जलवायु। ए समतुल्य जलवायु या उष्णकटिबंधीय जलवायु इसका नाम दिया गया था। ये कहाँ पाई जाएगी, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाएगी। उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य स्थित, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य स्थित। यहाँ तापांतर बहुत कम तथा वर्षा अधिक होती है। तापांतर कम क्यों होता है, क्योंकि ताप उच्च प्रकार का पाया जाता है। सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन की अवस्थिति में कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य ही विचरण करता है और इसलिए तापांतर कम पाया जाता है और वर्षा अधिक होती है। तापमान अधिक है इसलिए यहाँ पर वर्षा भी अधिक देखी जाती है। 18 डिग्री सेल्सियस की शीतकालीन औसत मासिक समताप रेखा, अर्थात यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हमेशा रहेगा। पूरे साल भर यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहेगा।
वनस्पति मेगाथर्मल अर्थात अति तापीय दशा में प्राप्त होती है। जो वनस्पति यहाँ पर प्राप्त होगी वो मेगाथर्मल होगी, इसका मतलब होता है अति तापीय। ऐसी वनस्पति जो अधिक ताप को ग्रहण कर सके, अधिक ताप को सहन कर सके, उस प्रकार की वनस्पति जिसे मेगाथर्मल वनस्पति कहते हैं, वो यहाँ इस क्षेत्र में प्राप्त होगी। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि ऐसे विश्व में कौन कौन से जो क्षेत्र है जो कि क्या दिखाते हैं, ए प्रकार की जलवायु को दिखाते हैं। ए प्रकार की जलवायु में बच्चों हम देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, ये भूमध्य रेखा का जो आसपास का जो क्षेत्र है वो ए प्रकार की जलवायु दिखाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्राजील और दक्षिणी अमेरिका का ये उत्तरी क्षेत्र, मध्य अमेरिका का क्षेत्र, दक्षिणी मैक्सिको, ठीक है। इसके अलावा कांगो नदी का जो मध्य क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है, विशेष रूप से दक्षिणी भारत, इसके आसपास भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र है, म्यांमार, मलेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, ये इंडोनेशिया, मलेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार के जो क्षेत्र है ये ए प्रकार की जलवायु दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बिल्कुल सीधा है कि भूमध्य रेखा के आसपास का वह क्षेत्र जो कि क्या है 18 डिग्री टेम्परेचर, 18 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर उससे अधिक तापमान रखता है कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य में, ठीक है, ए प्रकार की जलवायु रखता है। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि ए एफ, यहां पर आगे देखेंगे बच्चों, ए एफ प्रकार की जो जलवायु है वो यहां पर इंडोनेशिया, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, मध्य अमेरिका आदि क्षेत्रों में एएफ प्रकार की। इसके अलावा उसके सराउंडिंग हम देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, साथ ही उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी मैक्सिको में, ठीक है, पूर्वी दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर और पूर्वी अफ्रीका में यहाँ पर एएम प्रकार की और उसके अलावा एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पर आगे देखते हैं बच्चों कि द्वितीय स्तर पर वर्षण के आधार पर क्रमशः एफ, एम, एस, डब्ल्यू में विभाजित किया। जहां पर एफ है वो वर्ष भर वर्षा वहां पर प्राप्त करता है, उस क्षेत्र को एफ, स्मॉल एफ का नाम दिया। तथा शुष्कतम महीने में भी वर्षा 6 सेंटीमीटर से अधिक होगी। शुष्कतम जो महीना होगा वहां पर भी 6 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होगी। तो यहां पर ए एफ का जो क्षेत्र बनेगा, ए तो मुख्य जो वर्ग हो गया और एफ द्वितीय स्तर का वर्ग हो गया, ठीक है। तो ए एफ का जो बनेगा बच्चों वहां पर वर्ष भर वर्षा होगी। एम प्रकार का जो है वहां पर मानसून समतुल्य है। मानसून समतुल्य, यहां मानसून की क्या विशेषता होगा बच्चों? शुष्कतम महीनों में वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम। यहां पर शुष्कतम महीनों में तो 6 सेंटीमीटर से कम होगी, लेकिन एक फॉर्मूला उन्होंने बताया 10-R/25, इससे अधिक होगी। यदि यहां पर बच्चों आर क्या है? औसत वार्षिक वर्षा है। इस सूत्र से यह इंगित किया गया है कि औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होगी। अर्थात वर्ष के कुछ महीनों में अधिक वर्षा होती है और कुछ महीनों में तो 6 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होगी। उस क्षेत्र को एम प्रकार का या मानसूनी प्रकार का यहां पर क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे। तीसरा है बच्चों एस, स्मॉल एस। स्मॉल एस हमें याद करने के लिए हमें क्या लिखा? समर ड्राई, ठीक है, ग्रीष्मकालीन शुष्कता, वहां पर एस लिखा। उसी प्रकार से ये जो चौथा आएगा डब्लू, बच्चों यहां पर स्मॉल एस और स्मॉल डब्लू ये 2 प्रकार के भी है, एक एफ है और एक एम है। ये 4 प्रकार के द्वितीय स्तर के विभाजन इन्होंने किए थे। जो एफ है, स्मॉल एफ होगा, वहां पर वर्ष भर वर्षा होगी, वर्ष भर वर्षा होगी और शुष्कतम जो महीना होगा उसमें भी 6 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। एम प्रकार की जो जलवायु है, एम प्रकार की जलवायु में क्या होगा कि वर्ष के कुछ महीनों में अधिक वर्षा होती है, कुछ महीनों में कम वर्षा होती है। इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर से कम वर्षा तो हो सकती है, लेकिन एनुअल अर्थात वार्षिक जो एवरेज वर्षा होगी, वार्षिक जो एवरेज वर्षा होगी वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होगी, ठीक है। यहां पर स्मॉल एस जो होगा वो समर ड्राई को दिखाता है, जिसे ग्रीष्मकालीन शुष्कता कहते हैं, और स्मॉल डब्लू जो होगा वो विंटर ड्राई को दिखाता है, जिसका मतलब होता है सर्दियों में शुष्कता। अर्थात यहां पर सर्दियों में शुष्कता होगी तो गर्मियों में वर्षा होगी। यहां पर
ग्रीष्मकालीन गर्मियों में शुष्कता होती है तो सर्दियों में वर्षा होती है, इसका मतलब यह होता है। तो यहाँ पर स्मॉल एस हम देखते हैं, समर ड्राई, ग्रीष्मकालीन शुष्कता एवं शीतकालीन वर्षा तथा शुष्कतम महीनों में भी वर्षा 10-R/25 से कम, अर्थात कुल वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होगी। ठीक है, यहां पर हमने देखा, यहां पर 100 सेंटीमीटर से कम, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहां पर होगी। और उसी प्रकार से डब्लू में बच्चों देखेंगे, डब्लू में विंटर ड्राई होगा, शीतकालीन शुष्कता या ग्रीष्मकालीन वर्षा तथा कुल वर्षा 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक, क्योंकि शुष्कतम महीनों में वर्षा 10-R/25 से कम होगी। तो इस प्रकार बच्चों उष्णकटिबंधीय जलवायु को 4 वर्गों में रखा, AF, AM, AS और AW। यहां पर कौन कौन से वर्गों में रखा? AF, AM, AS और AW, 4 प्रकार के इन्होंने क्षेत्र बनाए जो कि A अर्थात उष्णकटिबंधीय जलवायु को प्रदर्शित करते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु जिसका नाम इन्होंने A दिया था, कैपिटल A दिया था बच्चों, उसको 4 भागों में इन्होंने बांटा जिसका नाम था AF, AM, AS और AW। ठीक है बच्चों, अब AF का हम अध्ययन करेंगे जिसे इन्होंने कहा विषुवतीय वर्षावन जलवायु। ऐसे जलवायु जहां पर विषुवतीय क्षेत्र में हो और वर्षावन प्राप्त होते हो, अर्थात घनघोर वहां पर वनों की प्राप्ति हो। अक्षांश है बच्चों 7 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक, भरपूर वर्षा यहां पर होगी। ठीक है, और तापमान भी भरपूर होगा, जैसे कि हमने देखा तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री, अर्थात हमने जो 18 डिग्री टेम्परेचर जो लाइन बताई थी तो 18 से ऊपर वहां पर होगा। वनस्पति किस प्रकार की? वर्षावन। किस प्रकार की वनस्पति होगी बच्चों? वर्षावन प्रकार की वनस्पति यहां पर देखने को मिलेगी। इस जलवायु में सघन वितान तथा व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। सदाहरित वन पाए जाते हैं जिनकी जैव विविधता उच्च प्रकार की होती है, सघन वितान होते हैं, अर्थात जो सूर्य है वो उन क्षेत्रों में, इन जंगलों में सूर्य की जो किरणें वो धरती तक नहीं आ पाती, इतने घनघोर वन होते हैं, इतने घनघोर वन पाए जाते हैं कि सघन वितान पाए जाते हैं, जैव विविधता युक्त होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका विस्तार कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यू गिनी इत्यादि क्षेत्रों में यहाँ पर विषुवत वृत्त जो है उसके समीप के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला देखा हमने AF प्रकार की जलवायु। दूसरा है AM प्रकार की, जिसे मानसूनी समतुल्य जलवायु कहा था। औसत वार्षिक होती है 150 सेंटीमीटर वर्षा। यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 150 सेंटीमीटर। तापमान 18 से 27 डिग्री, परंतु उच्चतम 35 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तापमान कितना है? 18 से 27 डिग्री, लेकिन उच्चतम जो है वो 35 डिग्री हो सकता है। वनस्पति किस प्रकार की पाई जाएगी? आर्द्र पतझड़ वन या पर्णपाती वन। ठीक है, जैसे कि भारत में पाई जाती है। इसका सर्वोत्तम जो उदाहरण है बच्चों AM प्रकार का, वो भारतीय प्रायद्वीप है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में भी भारतीय प्रायद्वीप सर्वोत्तम इसका उदाहरण है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा विश्व के दूसरे छोटे मोटे क्षेत्रों में भी पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में मिलती है, और उसमें भी भारतीय जो प्रायद्वीप जो क्षेत्र है वहां पर इसका सर्वोत्तम नमूना देखने को मिलता है। अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री से 22 डिग्री, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, महान भारत, हिंद चीन प्रायद्वीप, दक्षिण अमेरिका का गुआना प्रदेश और मध्य अमेरिका इस AM प्रकार के जलवायु में शामिल किया जाता है, जिसमें उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो हमारा भारत है, महान भारत, हिंद चीन प्रायद्वीप, ठीक है, उधर की साइड, और दक्षिण अमेरिका का गुआना और मध्य अमेरिका जो क्षेत्र है वो AM प्रकार की जलवायु। हालांकि ये बहुत छोटा क्षेत्र है, बाकी के एक भारत को छोड़ दे तो बाकी भारतीय जो प्रायद्वीप है उसको छोड़ दे बच्चों, तो बाकी के बहुत छोटे छोटे क्षेत्र हैं। तीसरा है बच्चों AS प्रकार की,
अब एस प्रकार की जलवायु में हमने बताया था बच्चों कि एस का मतलब होता है समर ड्राई। समर ड्राई अर्थात सर्दियों में बरसात आना, गर्मियां कैसी, शुष्कता। तो इस प्रकार की जलवायु कहीं देखी नहीं जाती, कहीं इस प्रकार की जलवायु महसूस नहीं होती, लेकिन इसकी कुछ मात्रा है वो भारत में कोरोमंडल तटीय जलवायु जो है वो एएस का उदाहरण हो सकता है। पूर्णतः इसको यहाँ पर मानते नहीं है, तो एएस की जलवायु अनुपस्थित मानते हैं आमतौर पर। लेकिन भारत में जो कोरोमंडल तट है, जो लौटता हुआ मानसून जो वर्षा करता है सर्दियों में बच्चों, लौटता हुआ मानसून वो कोरोमंडल तट पर कर देता है, इस वजह से एएस प्रकार का उसका उदाहरण हो सकता है। और चौथा है बच्चों एडब्ल्यू, इसे सवाना समतुल्य, सूडान समतुल्य जलवायु भी कहते हैं। सवाना समतुल्य या सूडान समतुल्य जलवायु कहते हैं एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु, क्योंकि यहां पर डब्ल्यू का मतलब हमने देखा था विंटर ड्राई। ठीक है, विंटर ड्राई अर्थात गर्मियों में वर्षा और सर्दियों में शुष्कता। ठीक है, एएफ प्रकार की जलवायु के समीपवर्ती क्षेत्रीय होते हैं। ये जो क्षेत्र होते हैं एडब्ल्यू, ये एएफ प्रकार की जो हमने देखा था उनके समीपवर्ती होती है। वर्षा 100 सेंटीमीटर या उससे कम होते हैं, और एएफ में वर्षा भरपूर होते हैं। 250 सेंटीमीटर तक की वर्षा वहां एएफ में देखी गई थी, लेकिन एडब्ल्यू में 100 सेंटीमीटर या उससे कम होती है। तापमान 18 से 27 डिग्री परंतु अधिकतम 42 डिग्री तक भी देखा जा सकता है एडब्ल्यू प्रकार में। ठीक है, सवाना समतुल्य या सूडान समतुल्य जलवायु। वनस्पति हाथी घास, जैसे कि लंबे घास भी कहते हैं, जो कुपोषित होती है, जो कि कुपोषित होती है। अफ्रीका के सवाना प्रदेश, ब्राजील का पठार जहां कैम्फोस कहते हैं, वेनेजुएला में लेनोज और ऑस्ट्रेलिया में सवाना, इस प्रकार के इनके नाम हैं। और उन क्षेत्रों में यह क्षेत्र पाया जाता है एडब्ल्यू प्रकार का। कौन सा बच्चों? एडब्ल्यू प्रकार का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई है, और विंटर ड्राई का मतलब कैसा हुआ बच्चों कि गर्मियों में वर्षा और सर्दियों में शुष्कता। ठीक है, तो इस प्रकार के क्षेत्र, और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर अलग अलग प्रकार के नाम लिए जाते हैं। वहाँ पर घास के मैदान होते हैं ये, और जो घास होती है वो अमूमन तौर पर कुपोषित होती है, इसे हाथी घास कहते हैं, जो काफ़ी लंबाई में होती है। और अफ्रीका में इसे सवाना प्रदेश के नाम से जानते हैं, ब्राज़ील में इसे कैम्फोस के नाम से जानते हैं, वेनेजुएला में लेनोज के नाम से जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में सवाना के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा बच्चों? आज की क्लास में हमने देखा कि जलवायु का वर्गीकरण किस प्रकार से होगा, जलवायु का वर्गीकरण कैसे करते हैं, और उसमें कोपेन का जो जलवायु का वर्गीकरण है उसमें ए प्रकार की जलवायु का हमने अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम कोपेन के बी और सी टाइप के जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।